हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था पिछले उसमें कि किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को नापने का जो पैमाना होता है वो पीएच स्केल होता है। ठीक है। पीएच का दैनिक जीवन में भी क्या महत्व है? बहुत में देखिए, पौधे एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता होती है। जितने जीवित प्राणी हैं और ख़ासकर हम लोग भी एक निश्चित पीएच रेंज में ही अपने को आरामदायक महसूस करते हैं, अन्यथा हम लोगों को भी जैसे हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही सही कार्य करता है। अगर पीएच वैल्यू इससे कम ज़्यादा होती है तो हमको परेशानी होने लगती है। ठीक है ना। ऐसे ही जब नदी का जल होता है, इसका पीएच अम्लीय वर्षा के कारण घट जाता है, जैसे 5.6 पे आ जाता है या इससे कम हो जाता है, तो उसमें जो जलीय जीव होते हैं उन्हें भी परेशानियाँ होने लगती हैं। ठीक है। ऐसे ही मिट्टी का पीएच होता है, उसमें जो पौधे हैं वो भी एक निश्चित पीएच वाली मिट्टी में ही अच्छे ग्रो करते हैं, उससे कम ज़्यादा होती है तो ग्रोथ नहीं करते हैं। ऐसे ही हमारे पेट में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भोजन को पाचन करता है, तो वहाँ एसिडिटी हो जाती है, यानी पीएच कम हो जाता है तो वो अम्लता बढ़ जाती है, जिससे हमको जलन और दर्द पेट में महसूस होने लगता है। ऐसे ही हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, जो खाना आना जब फंसा रह जाता है उसको वो सड़ा देते हैं। सड़ाने से क्या होता है कि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। तो जो दांत होते हैं ना अपने, ये कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए थे, इनेमल उससे जो है क्षय होने लगता है, दांत घिसने लगते, छोटे छोटे टुकड़े होकर टूट के गिरने लगते। तो ये इसके महत्व हैं। ठीक है। अब देखो, यहाँ अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण हैं। ठीक है। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी अम्ल नहीं करते। कुछ ज़्यादा सभी धातुएं नहीं करती हैं। वे धातुएं करती हैं जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो अम्लों से क्रिया करके अधिक सक्रिय धातुएं होती है, जैसे जस्ता है Zn+H2 एसो4 Zn ऐसे ही कुछ धातुएं क्षारकों से भी क्रिया करती हैं, जैसे जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है, क्षारक है, इससे क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है। ये एस और जी लिखा है, ये उनकी भौतिक अवस्था है। जैसे एक्वस, एस का मतलब सॉलिड, ये सोडियम जिंकेट सॉलिड अवस्था में आता है, हाइड्रोजन गैस है। समझ गए? इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं और CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। देखो, ये केमिकल रिएक्शन है ये। ठीक है ना। अम्ल व क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते। ध्यान रखना, कहीं भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे। ये क्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण कहलाती है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया है ये। ऐसे क्षारक धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसके बाद आता है लवण। देखिए, लवण क्या है कि लवण वे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अन्य धन आयन तथा OH आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन हो, लवण कहलाते हैं। मतलब लवण हमेशा देखो अम्लों और क्षार की उदासीनीकरण की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो उनमें न तो धनात्मक रूप आयन के रूप में H आयन उपस्थित होंगे और न ऋणात्मक आयन के रूप में OH आयन उपस्थित होंगे। जैसे जिंक सल्फेट है, अगर इसका आयनन कराया जाएगा तो जिंक आयन और सल्फेट आयन दो होंगे जी। ठीक है ना। ऐसे ही ये लवणों के प्रकार हैं। ये आपके सामान्य लवण, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण है। चल ठीक है, इनका कर लो।